देखिए बेटा इधर आपकी बच्चे यहाँ पे यूनिट जो चल रही है वो चल रही है यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लास्ट सेशन के अंदर हमने इसके दो टॉपिक्स करे थे सिर्फ, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड के अंदर हमने ये पढ़ा था कि सर एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि टोटल इकोनॉमी के अंदर जो लोगों द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर खर्चा किया जाता है उसका जो सम होता है वो क्या कहलाता है सर, हमारी एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से आप स्टॉक आप निकाल सकते हो कि किसी भी दुकान की कितनी एग्रीगेट डिमांड थी सर। एक तो था हमारा स्टॉक मेंटेन करके और दूसरा था सर उसके द्वारा कंज्यूमर के द्वारा जो वहां पे खर्चा किया जाता है उसकी बेस पे। दूसरा आपने बताया था सर एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। तो एग्रीगेट सप्लाई बच्चे आपको बताया था कि एक अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी प्रोड्यूसर के द्वारा या दुकानदार के द्वारा टोटल माल इकोनॉमी में दिया जाता है वो क्या कहलाता है सर, हमारी एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है। एग्रीगेट डिमांड के बच्चे कंपोनेंट्स बताए थे मैंने आपको, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और एग्रीगेट सप्लाई की जब बात हुई थी तो वो था y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे वो हो रहा है सर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, प्रोपेंसिटी को आप बोल सकते हो सर किसी की कितनी क्षमता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि जो आपकी इनकम है उसमें से आप कितना परसेंटेज स्पेंड कर सकते हो या कंज्यूम कर सकते हो। दोबारा बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा है या एक पर्सन है वो 100 रुपए कमाता है और उस 100 रुपए में से बेटा वो 70 रुपए खर्च देता है। तो यहाँ पे उसकी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हुई वो कितनी हो गई, 70% हो गई, क्योंकि वो 100 रुपए में से कितना पैसा खर्च देता है, 70 रुपीज स्पेंड कर देता है। समझ आ गई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंजप्शन फंक्शन के लिए होता है। कहता है कंजप्शन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। सर ये एक रिलेशन होता है किसके बीच में, इनकम और कंजप्शन के बीच में। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था क्या सर, कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी क्या होगा सर, इंक्रीज होगा। लेकिन जितनी इनकम बढ़ेगी कंजप्शन उससे थोड़ा कम बढ़ेगा, क्योंकि कुछ पोर्शन हम कहाँ पे डालेंगे सर, अपना सेविंग्स के अंदर भी डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका जो साइन है बेटा वो क्या होता है, C इज इक्वल्स टू F यूज होता है बेटा यहाँ पे किसके लिए, फंक्शन के लिए। तो Y और C का एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है और वो रिलेशन कैसा होता है सर, पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने टेबल आ रहा है, यहाँ पे बच्चे आपके पास इनकम है, यहाँ पे आपके पास कंजप्शन है। अब ना जब हम प्रोपेंसिटी की बात करते हैं तो हम दो तरीके की प्रोपेंसिटी बढ़ने वाले हैं। पहली प्रोपेंसिटी क्या होगी उसको समझ लो बेटा, पहले आप देखिए इधर, अब जरा दो तरीके की प्रोपेंसिटी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पहली होगी सर हमारी यहाँ पे APC, यानी कि सर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब क्या होता है सर बेटा, इसका मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन अपनी इनकम का कितना पोर्शन क्या करता है, कंज्यूम करता है। इसका फॉर्मूला क्या है सर, C अपॉन में Y। C अपॉन में, यानी जिसका भी आपको एवरेज निकालना है तो C अपॉन में Y हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे APC का फॉर्मूला लिखा भी हुआ है बेटा, C अपॉन में Y। तो पहले कंजप्शन कितना था सर, 100, और इनकम कितनी थी हमारी, 0। तो 100 से 0 को डिवाइड इनफाइनाइट आता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी इसको डैश लेंगे। अगला कितना है सर यहाँ पे 170, 170 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया सर 1.7, 240 डिवाइडेड बाय 200 1.2। इस तरीके से क्या निकाल लेंगे सर, हम अपनी APC निकाल सकते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। डेफिनेशन मैंने बताई दी आपको कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन क्या करता है सर, कंज्यूम करता है। उसके बाद आता है सर यहाँ पे MPC। क्या आता है, MPC। MPC का मतलब होता है सर यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो फॉर्मूला होता है बच्चे वो होता है यहाँ पे डेल्टा C अपॉन में डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y। अब देखो डेल्टा का मतलब क्या है, हर एक एक्स्ट्रा लेवल पे इनकम में कितना चेंज आया वो क्या कहलाएगा हमारा डेल्टा वाई। देखो कैसे, पहले इनकम कितनी थी सर 0, फिर कितनी हुई 100, कितने का चेंज आया सर 100 का, तो डेल्टा वाई कितना हो गया 100। देखो निकलता कैसे, ये पहला तो हो गया डैश, फिर अगला जब आपने निकाला होगा तो कैसे 100 माइनस 0, यानी इसमें से आपने इसको माइनस करा। फिर अगले वाले के लिए क्या करोगे, 200 में से 100 को माइनस कर दोगे, फिर 300 में से 200 को कर दोगे। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा आपका डेल्टा वाई आ जाएगा।
डेल्टा वाई बेसिकली है क्या, डेल्टा का यूज होता है बेटा, साइन का हमने 11th में भी करा था डिमांड वाले चैप्टर में, डेल्टा यूज होता है चेंज को दिखाने के लिए कि सर हमारी इनकम में कितना चेंज आ रहा है, तो हमें दिख रहा है सर कितने कितने का चेंज आ रहा है, हमेशा 100 का चेंज आ रहा है। ऐसे ही बेटा फिर दूसरा क्या है, डेल्टा सी, तो डेल्टा सी का मतलब क्या होगा सर, कंजप्शन में कितना चेंज आ रहा है। पहला देखो 100 के ऊपर यहाँ पे डैश क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि 100 से ऊपर क्या है, तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया सर, डैश। 170 में से 100 गए 70, 240 में से गए 70, 310 में से गए 70, जरूरी नहीं है कि हर बार सेम हो, इस क्वेश्चन के अंदर सेम आ रहा है बस ये, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सी डेल्टा सी कहलाएगा और डिफरेंस ऑफ वाई क्या कहलाएगा सर, डेल्टा वाई कहलाएगा। अब इनकी वैल्यू का फॉर्मूले में पुट कर दो, देखो फॉर्मूला क्या लिखवाया था बेटा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो सर डेल्टा सी कितना था मेरे पास 70 और डेल्टा वाई कितना था सर 100, तो सर एमपीसी कितना आ गया मेरे पास 0.7 आ गया। समझ आ गया, इजी है बेसिकली, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे इसका आता है यहाँ पे डायग्राम, ये देखिए, ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी बनाया हुआ डायग्राम है, सेम है। यहाँ पे क्या है बेटा, इनकम, यहाँ पे कंजप्शन, ये किसको शो कर रही है, कंजप्शन को। और इनकम की लाइन मैंने लास्ट क्लास में आपको डिफाइन करी थी सर, हमेशा 45 डिग्री और सेंटर में से होती हुई निकलती है, ये देखो यहाँ से जा रही है ना ये पूरी, और ये क्या है आपका कंजप्शन फंक्शन है। ये क्या हो गया, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका सी किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा, यानी इनकम इज इक्वल्स टू कंजप्शन होगी। अब मेरे को कोई बताएगा जब इनकम कंजप्शन के बराबर होगी तो रीवा दीदी सेविंग्स कितनी होंगी, जब इनकम हमारी कंजप्शन के बराबर होंगी तो सेविंग्स कितनी होंगी। तुम्हारा नाम रीवा रखा है घर वालों ने, तो दिक्कत है, ठीक है। सर कितनी होगी, यहाँ पे 0 होंगी। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द कंजप्शन, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को, ये काम आएंगे आपके सारे। पहला, द स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व इज पॉजिटिव एज कंजप्शन इंक्रीजेस व्हेन लेवलिंग ऑफ अ इनकम इंक्रीजेस। इसको ऐसे समझो, मैंने बच्चे जब आपको 11th क्लास के अंदर थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ाया था, तभी मैंने इकोनॉमिक्स का एक बेसिक रूल समझाया था कि आप इकोनॉमिक्स में किसी भी चैप्टर का डायग्राम बना लो, किसी भी, ये नहीं है कि इसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, ये पूरी इकोनॉमिक्स के लिए है। अगर किसी भी चीज में नेगेटिव लिंक होगा, ठीक है, नेगेटिव लिंक का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास दो चीजें हैं एक्स और वाई, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन मतलब अगर एक्स बढ़ रहा है और वाई घट रहा है, या फिर एक्स घट रहा है और वाई बढ़ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव लिंक बोलेंगे। और पॉजिटिव लिंक का मतलब होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं। तो अगर कोई भी आपके पास डाटा है और वो नेगेटिवली लिंक्ड है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है स्लोप होता हुआ। और जब भी कोई चीज पॉजिटिवली लिंक होगी, वो हमेशा नीचे से कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे उसने वही बोला है कि जो कंजप्शन फंक्शन कर्व है वो पॉजिटिव होता है। रीजन, क्योंकि सर जो इनकम है और कंजप्शन है उन दोनों में कौन सा लिंक है, पॉजिटिव लिंक है। इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा। तो इसी वजह से आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो कंजप्शन कर्व है ये ऐसे नहीं आ रहा, ये कैसे जा रहा है बेटा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। हमें डायग्राम्स को भी रटना नहीं है, हमें समझना है कि ये क्यों, कैसे बने और कहाँ पे जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि बस ड्रॉ कर दिया और हो गया काम खत्म, ठीक है। अगला कहते थे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कंजप्शन कर्व इज अबव 0 एज द लेवल इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन व्हिच इज टर्म्ड एज ऑटोनॉमस कंजप्शन। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि सर जब आप y जो बना रहे हो ना इनकम, वो तो आप 0 से बना रहे हो, लेकिन कंजप्शन आपने 0 से नहीं बनाया, ऊपर से बनाया, ऐसा क्यों। बेटा उसका एक सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि सर आपने बताया था कि इनकम भले ही 0 हो, लेकिन 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कोई ना कोई कंजप्शन का अमाउंट हमेशा होगा, और उस कंजप्शन को क्या बोला जाएगा, ऑटोनॉमस कंजप्शन बोला जाएगा। तो क्योंकि कंजप्शन कुछ ना कुछ अमाउंट का होता है, इसीलिए हमेशा 0 पे नहीं बनता, कहाँ पे बनता है, वो 0 से ऊपर से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर आता है द पॉइंट वेयर c इज इक्वल टू वाई इज टर्म्ड एज अ, इसको देख लेना, इस टर्म को क्या बोलते हैं सर, हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। देखो बेटा ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, इसको जरा ध्यान से सुनना आप। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, एज दिस पॉइंट कंजप्शन इज इक्वल टू द इनकम। सर ये वो है जहां पे इंसान ये कह सकता है, या हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं उसके लिए, जैसे जो दिहाड़ी पे काम कर रहे होता है ना, या जो लोअर क्लास बंदे हैं वो क्या कहते हैं, भैया हमें तो रोज का कमाना है, रोज का खर्चना है। सुनिए लाइन, भैया जो गरीब है, या फिर कह लो गरीब भी नहीं कह सकते, कि भैया उसका काम ही इतना है कि उतना ही कमा पाता है वो, कि जितना उसका दिन का गुजारा चल सके, तो वो क्या कर रहा है, जितना कमा रहा है उतना ही खर्च रहा है। तो वो उसका ब्रेक इवन पॉइंट है कि अगर इससे नीचे गया तब भी गया, ऊपर आया तो पॉजिटिव में चला जाएगा, है ना, लेकिन इससे नीचे नहीं जा सकता, वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ चुका है आपने, ठीक है। अब कहता है बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट इन द इकोनॉमी बिकॉज कंजप्शन इज मोर देन द इनकम आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग विल स्टार्ट एज नाउ। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट की अगर बेटा वो ऊपर जाता है तो वो कौन सी कंडीशन होगी, देखो तीन कंडीशन समझो यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू c, ये है सर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट।
सर एक सिचुएशन आएगी व्हेन y इज ग्रेटर देन कंजप्शन, यानी इनकम ज्यादा है कंजप्शन कम है, तो सर यहाँ पे हमारी जो सेविंग्स होंगी वो होंगी हमारी पॉजिटिव। और सर एक कंडीशन आएगी y इज लेस देन कंजप्शन, यानी हमारी इनकम कम है लेकिन कंजप्शन ज्यादा है, तो सर यहाँ पे जो हमारी सेविंग्स होंगी ना वो सर होंगी हमारी यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लो, 100 रुपए कमाए 100 रुपए खर्च दिए, ऊपर वाले में 100 रुपए कमाए लेकिन आपने 70 रुपए खर्च दिए, तो आपकी 30 रुपए की क्या हो गई यहाँ पे पॉजिटिव की सेविंग्स हो गई। यहाँ पे बेटा आपने 70 रुपए कमाए लेकिन आपने 100 रुपए खर्च दिए, तो यहाँ पे सेविंग्स क्या चली गई आपकी नेगेटिव के अंदर चली जाएंगी, तो यहाँ पे आपका सेविंग्स क्या हो गया नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करेगा। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, ये चैप्टर मैं फिर बता दूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इस बार की बेटा बिल्कुल भी रटने वाली नहीं है, सारी समझने वाली है। आईडी जितनी समझने वाली नहीं है उतनी ही याद करने वाली है, ये इसका बिल्कुल अपोजिट वर्जन चलेगा, आपको हर चीज समझनी है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बेटा आगे इसकी प्रैक्टिस शीट के ऊपर। अब ध्यान से मेरे को एग्जाम्पल जिससे मैं पूछूं वही आंसर करेगा बेटा, बीच में कोई ना बोले। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, इन द कंजप्शन फंक्शन c इज इक्वल्स टू एफ वाई, कहता है कंजप्शन फंक्शन के अंदर c जो है वो f और y के बराबर होता है। सर यहाँ पे जो c है जिससे मैं पूछूं, ठीक है सर यहाँ पे जो c है कृष्णा क्या होगा, c होगा सर, वाह बहुत बढ़िया, c मतलब कंजप्शन होगा सर यहाँ पे। ठीक है ना, c क्या है सर यहाँ पे कंजप्शन के लिए यूज होगा, तो इसका आंसर हो गया ये। What is autonomous consumption in the context of the consumption function? सर autonomous consumption किसे कहते हैं, जब हम बात करते हैं किसकी यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन के लिए बात करते हैं। हाँ एरा बोलो, सी सर मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन इवन इन द एब्सेंस ऑफ इनकम। सर यानी जब y 0 होता है उस टाइम पे जो हम कंजप्शन करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन कहलाता है। Why does the consumption curve typically have a positive slope? अभी बता के चुका हूं, कह रहा है ऐसा क्यों होता है कि कंजप्शन फंक्शन का जो कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। डी सर बिकॉज कंजप्शन टेंड टू इंक्रीज एज इनकम इंक्रीजेस, क्योंकि सर अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारा कंजप्शन भी क्या होगा हमेशा बढ़ता है। अगला, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन द कंजप्शन पॉइंट, कहता है यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा रिद्धि, सी सर पॉइंट वेयर कंजप्शन इज इक्वल्स टू इनकम, जहां पे y किसके बराबर हो जाएगा सर c के बराबर हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा सर यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। अब जो पहले बता के चुका हूं उसकी डेफिनेशंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। सर अभी आपने हमें बताया था एपीसी की डेफिनेशन क्या थी, द रेशियो ऑफ एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू एग्रीगेट इनकम इज नोन एज अ एपीसी, यानी कि सिंपल ये कहना चाह रहा है c अपॉन में y, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसने। ठीक है, तो जो रेशियो होती है c और y की वो क्या कहलाती है सर, हमारी एपीसी कहलाती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाती है। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये आपकी बच्चे इनकम है, ये आपका कंजप्शन है, और ये क्या है सर आपका यहाँ पे, अब ये सबको तो निकालना आ चुका होगा कैसे निकलता है एपीसी। अब इसका डायग्राम समझ लो बस क्या है, ये एपीसी अपॉन है ना, तो बेटा यहाँ देखो लिखा है एपीसी सी अपॉन में y इज इक्वल्स टू ओ सी ओ वाई, यानी कि यहाँ से जाएगा। ठीक है, आपको बेसिक क्या याद रखना है कि कंजप्शन फंक्शन कहाँ से जाना है। अभी मैंने क्या बताया कि सर कंजप्शन फंक्शन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता, रीजन बिहाइंड क्योंकि इनकम का कुछ ना कुछ, इनकम जीरो होने पे भी कंजप्शन लेवल कुछ ना कुछ इकोनॉमी के अंदर रहता है, जिसकी वजह से कंजप्शन फंक्शन हमेशा जीरो से नहीं स्टार्ट होता, ऊपर से स्टार्ट होता है। जीरो को बेसिकली बोला जाता है ओरिजिन पॉइंट आपका। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान से सुनना इसको, अब ये रिलेशन क्रिएट करते हैं यहाँ पे आपस में। कहता है व्हेन एपीसी इज मोर देन 1 कंजप्शन इज मोर देन नेशनल इनकम बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट। देखो सीधा सा लॉजिक है, कह रहा पहली कंडीशन क्या आएगी सर, एपीसी ना एक से ज्यादा है। बेटा एक से ज्यादा अगर मेरे को एपीसी करना है, ध्यान से सुनो इधर बेटा, आप एपीसी का फॉर्मूला है सर यहाँ पे सी अपॉन में, तो मेरे को सर सी हमेशा ज्यादा चाहिए अगर मेरे को एपीसी क्या चाहिए सर यहाँ पे एक से ज्यादा चाहिए। ऑब्वियसली बात है, मैथमेटिकली देख लो ना बेटा, अगर ऊपर बड़ी संख्या होगी नीचे छोटी होगी तभी तो एक से ज्यादा आएगा आंसर। तो सिंपल वही कह रहा है, कहता है व्हेन एपीसी इज मोर देन 1 कंजप्शन इज मोर देन द नेशनल इनकम। दिख रहा है हमें सर कंजप्शन क्या है हमारा नेशनल इनकम से ज्यादा है। दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन एपीसी इज इक्वल्स टू 1, भाई लॉजिकल है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है सर, जब एपीसी 1 के बराबर है इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है सर,
ब्रेक इवन पॉइंट है। कैसे सर? क्योंकि यहाँ पे हमें C और Y दोनों क्या रखने पड़ेंगे, बराबर रखने पड़ेंगे, तभी मेरा आंसर क्या आएगा सर, यहाँ पे 1 आएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी कितना हो जाएगा, 1। ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा पे एपीसी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। और उससे नीचे आओगे तो व्हेन एपीसी इज लेस देन 1, ये कब होगा सर, जब उसका अपोजिट कर दो, क्या कि सर जब C इज लेस देन Y, यानी कि 2 ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया 0.66, तो ये क्या हो जाएगा सर, हमारा 1 से कम हो जाएगा। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से चलेगा ये सारा का सारा, ठीक है। अब इसी का दूसरा आगे वाला पार्ट आ जाता है एमपीसी, जो भी हम पढ़ के आए थे। एमपीसी किसे कहते हैं? कहता था रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन, यानी कि डेल्टा सी, टू चेंज इन इनकम, यानी कि डेल्टा वाई इज नोन एज अ एमपीसी। इट इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट इज बीइंग स्पेंट टू द कंजप्शन, यानी कि हर एक एक्स्ट्रा यूनिट पे मैं अपना कितना कंजप्शन बढ़ा रहा हूँ और कितनी इनकम बढ़ा रहा हूँ, उसको ये प्रेजेंट करता है बेटा। ये आपने ऑलरेडी अभी निकाला था वहां पे, ठीक है। इसका भी देख लो ये कैसे निकलता है, सेम वही है, वाई ये जाला, ठीक है। आपको ये एक सिंगल डायग्राम ही है जो ऊपर से नीचे तक चला आ रहा है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एमपीसी के लिए क्या याद रखने हैं, ध्यान से सुनो बेटा। कहता है वैल्यू ऑफ एमपीसी वेराइज बिटवीन 0 to 1। एमपीसी की जो वैल्यू है ना बेटा, या तो 0 आएगी या 1, मतलब उसके बीच में रहेगी, 1 से ऊपर भी नहीं जाएगी, 0 से। अब कैसे? कहता है एज वी नो दैट इंक्रीज इन द इनकम आइदर स्पेंट ऑन द कंजप्शन। कहता है हम सबको पता है कि सर अगर जो मैं पैसा कमाऊंगा, या तो मैं किस पे स्पेंड करूंगा सर, यहाँ पे कंजप्शन पे स्पेंड करूंगा, या फिर सर क्या करूंगा, फ्यूचर के लिए सेव करूंगा। एमपीसी फॉल्स विद द सक्सेसिव इंक्रीज इन द इनकम। कहता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी ना, आपका एमपीसी क्या होता चला जाएगा सर, यहाँ पे कम होता चला जाएगा। कहता है इट हैपेंस बिकॉज एज एन इकोनॉमी बिकम्स रिचर इट हैज टेंडेंसी टू कंज्यूम स्मॉलर परसेंटेज ऑफ ईच इंक्रीमेंट्स ऑफ इट्स इनकम। इसका रीजन समझते हैं। सर ऐसा होगा क्यों, ये बताओ। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि सर इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो सर इनकम बढ़ेगी तो एमपीसी कम होगा। बेटा एमपीसी का मतलब है कि मार्जिनली कंज्यूमर अपनी इनकम बढ़ने पे कंजप्शन पे कितना स्पेंड करता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। आपकी 10,000 रुपए इनकम थी, ठीक है, तो आप बेटा उसमें से 9,000 रुपए खर्च देते थे, क्योंकि बेसिक चीजें इतने में खर्चा हो जाता है, 1,000 रुपए आप बचा पा रहे थे। अब आपकी इनकम कितनी हो गई, तो अब आप 9,000 रुपए खर्चे में घर चला रहे थे ना, तो अब मान लेते हैं इनकम बढ़ गई, थोड़े हमारे शौक बढ़ गए होंगे, तो अब हम 18,000 की जगह इसको 18 भी नहीं लेते, हम इसको ले लेते हैं आप 16,000 रुपए में आराम से घर चला पा रहे थे। अब पहले कितनी सेविंग कर पा रहे थे, 1,000, अब सेविंग्स कितनी हो गई। अब ऐसे करते करते मान लो एक इंसान है, वो 10 लाख रुपए महीना कमाने लग जाएगा, तो 10 लाख रुपए के हिसाब से बेटा कितना खर्चा बढ़ा लेगा अपना, खर्चा तो ज्यादा नहीं बढ़ा सकता ना। अल्टीमेटली बढ़ेंगी क्या सर, उसकी सेविंग्स बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। समझ रहे हो? देखो आज की डेट में लॉजिक क्या है भाई, हम सब बैठे हैं, अगर हमें एक मकान बनाना, हमें 10 बार सोचना पड़ेगा पैसा कहाँ से लेके आए। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी 5 मकान है उसे नहीं सोचना पड़ेगा। रीजन है उसका, 5 मकान से 5 लाख रुपए महीने का रेंट आ रहा है, उस 5 लाख रुपए में से वो 2 लाख रुपए खर्च देता है, तो हर साल हर महीने उस पर 3 लाख रुपए बचते हैं, तो 12 या 36 लाख रुपए। हर साल की कितनी सेविंग कर रहा है सर, वो 36 लाख रुपए की। 3 साल बाद उसके बाद फिर से 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है, फिर एक मकान ले लेता है। अब 5 के कितने मकान हो गए, वो 6 हो गए। अब 6 मकान की रेंटल इनकम आनी स्टार्ट हो गई, है ना, फिर उससे इनकम आएगी, फिर भी खर्चेगा पूरा वो, लेकिन कितना खर्च लेगा भाई, खर्चने के बाद फिर से बचेगा, फिर एक और मकान खरीद लेगा। इसीलिए वो कॉन्सेप्ट चालू हुआ हमारे यहाँ पे, रिच बिकम रिचर, है ना, वो चलता ही आ रहा है ना, इसीलिए तो होता है। रीजन क्या है, पैसे से पैसा जनरेट करना। देखो ये बड़े बुजुर्गों की बेटा कहावत भी है कि जो पहला आप 1 रुपया कमाते हो ना, उसमें मेहनत लगती है हमेशा, ठीक है। उस 1 को 100 बनाने में उतनी मेहनत नहीं लगेगी, फिर 100 को 1000 बनाने में नहीं लगेगी, लेकिन वो जो पहला 1 रुपया आप कमाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा बेस क्रिएट करना है अपना। आपको यही नहीं पता मेरे को 1 रुपया लाना कहाँ से, कमा के, चोरी वोरी इधर उधर से नहीं, वो तो आ जाएगा कहीं ना कहीं से, मांग के भी आ जाएगा, लेकिन अगर एक्चुअल में मेहनत करके लाना है तो उसमें क्या लगेगा, हमारी पूरी मेहनत चाहिए फिर, ठीक है। समझ आ गया? तो सर क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ना, तो लोग कंजप्शन नहीं बढ़ाएंगे, लोग किसको बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, सेविंग्स बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। कंजप्शन तो एक लेवल तक बढ़ेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। भाई देखो सीधी सी बात है, मैं आपको खर्चे बताता हूँ कैसे होते हैं। अंबानी जी ने अभी एक प्री वेडिंग करी थी, अब जुलाई के अंदर शादी है, तो अब सुनने में आ रहा है कि 29 और 30 जून की भी एक प्री वेडिंग, सेकंड प्री वेडिंग है। उसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा एक शिप बुक किया जिसपे 800 लोगों को बुलाया गया वर्ल्ड के। तो ये होता है खर्चा करना। ये खर्चा एक्चुअल में कायदे का नहीं, ये करना पड़ रहा है जबरदस्ती। पैसा कहाँ संभाले, कहीं तो लगाना है, और कहाँ तक नहीं लगाएंगे अब। लेकिन हमें क्या लगता है
कि सर अंबानी बेवकूफ़ा कमा तो मेहनत से रहा है, ऐसे क्यों उजाड़ देता है। बेटा इनकी एक एक मीटिंग के अंदर ना इतने सारे कॉन्टेक्ट साइन हो जाते हैं, जब दुनिया से लोग उठ के आते हैं ना, तो जितना ये वहाँ पे लगाते नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा उस मीटिंग में ही कमा लेते हैं वो। उनकी पर्सनल मीटिंग्स नहीं होती है वहाँ पे। जब भाई सोचो आप, गूगल का मालिक उठ के आ रहा है, ठीक है, एप्पल का मालिक बैठा है वहाँ पे, बड़े बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर के पीए बैठे हैं वहाँ पे, तो वो सिर्फ आगे बातचीत, खाना खाने तो नहीं आएंगे, इतने फ्री तो नहीं है वो कि वहाँ से उठ के वो सिर्फ खाना खा के चले जाएंगे। इनकी क्या होती है, सारी डील सेट होती है सारी की सारी। तो ये सारे के सारे क्या है, एक एग्जाम्पल्स हैं कि सर अंबानी जैसा बंदा भी कितना खर्च लेगा, एक लिमिट तक ही तो खर्च पाएगा ना भाई, उसके बाद वो भी सोच रहा होगा बैठ के क्या करूं अब। वो क्या करेगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, सेविंग्स करेगा, इन्वेस्टमेंट प्लान्स करेगा। समझ आ रही है, ये समझ आ गया एमपीसी वाला कॉन्सेप्ट। अब चलो आ जाओ जी, अब आगे प्रैक्टिस शीट पे चलते हैं। देखो कहता है व्हाट डज एपीसी स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंजप्शन फंक्शन। कहता है एपीसी, जिससे मैं पूछूं, कहता है एपीसी यहाँ पे किस चीज के लिए स्पेंड करता है पल्लवी, किसके लिए आता है बेटा एपीसी, ए के लिए आता है, एवरेज पर्सनल कंजप्शन। बहुत ही बढ़िया, तुम धन्य हो। हाँ प्रधान जी, सी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हेन एपीसी इज इक्वल्स टू 1 इन द कंजप्शन फंक्शन, कहता है कब एपीसी इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है बताओ। हाँ सी व्हेन कंजप्शन इज इक्वल्स टू इनकम ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट डज एमपीसी मेजर इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ कंजप्शन फंक्शन। सर एमपीसी का क्या मतलब होता है अगर हम कंजप्शन, परमजीत एमपीसी का क्या मतलब होता है बेटा इसमें से। सर सी होता है द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम स्पेंड फॉर अ कंजप्शन। why does MPC tends to fall with the successive increase in the income। सर ऐसा क्यों होता है कि जब जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी MPC कम होती रहती है, क्यों होता है। A because people tends to save more as they become richer। जितने ज्यादा आप रईस होते चले जाओगे आप उतनी ही क्या करते चले जाओगे बेटा, फिर सेविंग्स, ठीक है। अब अभी हमने क्या पढ़ा सर, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पोर्शन खत्म करा। सर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हमने क्या पढ़ा, उसके दो फैक्टर्स थे, एक था एपीसी और एक था एमपीसी। अब उसी का दूसरा भाई आ गया, क्या सर, प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की डेफिनेशन क्या बोली थी, इनकम का वो पोर्शन जो मैं खर्च देता हूं, तो इनकम का वो पोर्शन जो मैं सेविंग में डाल देता हूं, वो क्या कहलाएगा सर हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या सेव, सॉरी सेव कहलाएगा। द सेविंग फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोपेंसिटी टू सेव। द सेविंग फंक्शन इज द काउंटर पार्ट मैचिंग पार्ट ऑफ द कंजप्शन फंक्शन। सर ये भी कंजप्शन फंक्शन का ही एक दूसरा पार्ट मान लो आप। द अमाउंट ऑफ सेविंग एट एनी लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड कंजप्शन। हमें पता है क्योंकि सेविंग्स क्या होती है बेटा, वाई और सी का डिफरेंस होती है, ठीक है। अब देखो ये रहा, यहाँ पे एक चीज नई आएगी अब आपके सामने, वो नई चीज क्या है उसको बहुत ध्यान से समझ लेना बेटा। पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेविंग का जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। आपको पता है आपके क्या होते हैं बेटा, चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, पहला दूसरा, भूल गए हो तो यहाँ देख लो, इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पॉजिटिव सेकंड थर्ड, और अब ये प्लस का होता है ये, तो ये नेगेटिव से जा रहा है। यहाँ पे नेगेटिव से क्यों जा रहा है, क्योंकि सर सेविंग्स, जब इनकम जीरो होने पे मैं कुछ कंज्यूम करता हूं तो मेरी सेविंग क्या होती है सर यहाँ पे नेगेटिव। कैसे, मान लो बेटा आपकी इनकम थी 0, आपने कंज्यूम किया 30, और एस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, y माइनस, तो 0 में से 30 माइनस करोगे तो सेविंग्स कितने की हो गई सर मेरी यहाँ पे, -30 की। तो सर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो माइनस से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए ये नेगेटिव जोन से ऊपर की तरफ जाता है, एक चीज। दूसरा सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या है यहाँ पे, व्हेन y इज इक्वल टू c, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकता हूँ सर, देखो y अगर c के बराबर है, मतलब आपने 10 रुपए कमाए और आपने 10 रुपए खर्च दिए, तो मैं अगर यहाँ पे सेविंग्स निकालूंगा y माइनस सी, तो 10 माइनस 10, तो सेविंग्स क्या होंगी सर उस टाइम पे, 0। तो देखो ये 0 है ना बच्चे यहाँ पे, तो 0 लेवल पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको। ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट आपका, जहाँ पे सेविंग्स क्या हो जाती है सर हमारी, 0 हो जाती है, ठीक है। तो मतलब डायग्राम भी ऐसे नहीं बन जाते कि कुछ भी उठा के बना दो, उसका अपना एक लॉजिक होता है कि नेगेटिव में क्यों गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट क्यों किया, इसका ये रीजन है यहाँ पे, ठीक है। अब ये नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेना आराम से। अब इसके बाद आता है बेटा आपका सेविंग शेड्यूल। द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स इज शोन इन द शेड्यूल। आपके बच्चे ये इनकम के पोर्शंस हैं, ये सेविंग कंजप्शन का है, और ये आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, सेविंग का दे रखा है। कैसे निकला वो आप देख सकते हो।
सीधा सा लॉजिक है सर। सेविंग्स का फॉर्मूला अभी आपने मेरे को बताया था क्या, y माइनस में c। तो सर 10 में से 13 माइनस करे -3। तो यहाँ पे क्या है सर हमारी, इनकम इज लेस देन, पहला पॉइंट कौन सा हो गया सर, जब इनकम कम है किसके कंपैरिजन में, कंजप्शन के। दूसरा पॉइंट क्या है सर, व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू 15 और 15 में से 15 गए सर, कितना बचा मेरे पास, 0। उसके बाद सर ये 3 पॉइंट है, व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन, अब देखो इनकम ज्यादा है कंजप्शन कम है, तो हमारी सेविंग्स क्या चली गई सर, यहाँ पे पॉजिटिव में चली जाएंगी क्योंकि हम बचा पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहता है इन सेविंग फंक्शन सेविंग इज कैलकुलेटेड, किस तरीके से सेविंग्स को हम कैलकुलेट करते हैं निक्की, बी सर y माइनस सी। अभी आपने फॉर्मूला लिखवाया था y माइनस सी का। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड सेविंग फंक्शन, सेविंग और इनकम के बीच में कौन सा लिंक होता है, हाँ कौन सा बेटा, डायरेक्ट और पॉजिटिव, यानी बी पार्ट। सर अगर इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स भी क्या होंगी हमारी, बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। When does this saving occurs in the saving function, कहता है किस लेवल पे डिस सेविंग हो जाती है या सेविंग्स नेगेटिव में हो जाती है, ये कह सकते हैं आप। कौन सा पॉइंट है सर, when income is lower than the consumption। अगला, what does the SS curve represent in the saving function diagram, कहता है SS curve किसको रिप्रेजेंट करता है सर, सेविंग कर्व को करता है। What does the propensity to save depend on the saving function, कहता है जो propensity to save है, अब ध्यान से देखना और मेरे को बताना प्राची, किस पे डिपेंड करती है बेटा हमारी प्रोपेंसिटी टू सेव, इनकम पे, बिल्कुल सही है सर। क्योंकि देखो प्रोपेंसिटी किस पे है, लिंक किसका है, ये y और c का, तो किस पे डिपेंड करेगी सर, इनकम पे डिपेंड करेगी। इनकम बढ़ेगी तो प्रोपेंसिटी भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो प्रोपेंसिटी भी कम होगी। ठीक है, अब क्या बच्चे, यही होता है, हो क्या सकता है, क्या बेटा भैया, नीचे वाला टॉपिक ये है कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ेंगी या कम होंगी, वही था, वही लिखा है भाई, उतना याद क्या करना, उसने लिखा ही हुआ है भाई यहाँ पे। Why does propensity, what does propensity saving depend, किस पे डिपेंड करती है, इनकम पे डिपेंड करती है। इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ेंगी, इनकम, अभी रुक जाओ, अभी लाइव चल रहा है वो। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव समझो बेटा। अभी यहाँ पे देखो उसके अंदर कितने पार्ट्स थे बेटा हमारे, दो, एपीसी और एमपीसी। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, एपीएस और एमपीएस। सर एपीएस क्या होता है, एपीएस का मतलब होता है सर द रेशियो ऑफ एग्रीगेट सेविंग टू द एग्रीगेट इनकम इज नोन एज अ एपीएस, यानी कि एस अपॉन में वाई। इसको क्या बोलेंगे सर हम यहाँ पे, एपीएस इज इक्वल्स टू एस अपॉन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको दे भी रखा है, ये आपकी बच्चे इनकम है और ये क्या है आपके पास सेविंग्स है। आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया एस अपॉन में वाई, तो पहला तो डैश हो गया, -20 अपॉन 100 करा तो कितना आया, 0 पॉइंट, ऐसे इसको करोगे 0, इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, एपीएस आ जाएगा, बेसिक सा है ये। उसके बाद इसी का भाई आ जाएगा अब आगे क्या, देखो फिर से जैसे आपका कंजप्शन फंक्शन का डायग्राम सेम चला था ना हर जगह, वैसे ही सेविंग फंक्शन का भी देखो हर जगह पे सेम ही चलने वाला है, कोई चेंज। अब इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एपीसी, एपीएस सॉरी, सेम वही वाले रहने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या था सर, कि अगर मेरे को एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। अच्छा, ये पॉइंट अच्छा है। कहता है सर जो एपीएस है ना तो कभी वो एक होगा और ना ही कभी एक से ज्यादा होगा। उसका रीजन भी है बेटा वैलिड, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे सुनना, प्रैक्टिकल चीजें, इसको समझना ध्यान से। सर एपीएस का फॉर्मूला आपने मेरे को बताया एस अपॉन में, अगर मेरे को बेटा इसे वाई को 1 करना है, 1 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेविंग और इनकम को बराबर करना पड़ेगा, तभी आएगा 1। और सर अगर मेरे को इसे 1 से ज्यादा करना है तो मेरे को सेविंग्स को ज्यादा करना पड़ेगा, इनकम को करना पड़ेगा कम। दोनों ही कंडीशन क्या है सर, इम्पॉसिबल है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं जितना कमा रहा हूं मैं उतना सेव कर रहा हूं, हो सकता है, नहीं हो सकता। कभी भी ऐसा हो सकता है कि सर जितना मैं कमा रहा हूं उससे ज्यादा सेव कर रहा हूं, वो भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये दोनों कंडीशन ही नहीं हो सकती, इसीलिए ना तो एपीएस क्या होगा सर हमारा 1 से कम होगा,
ठीक है, सॉरी 1 से ज्यादा होगा और ना ही 1 होगा। अब क्या सर एपीएस कैन बी 0? सर एपीएस क्या 0 हो सकता है? हाँ जी सर हो सकता है। कब? व्हेन सेविंग्स इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि सर एपीएस का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? एस अपॉन में, सर एपीएस का फॉर्मूला है यहाँ पे एस अपॉन में। तो सर अगर इनकम 0 है और वाई कुछ भी है तो आंसर कितना आएगा? और ये कब होगा? इसका लॉजिक भी है बेटा ब्रेक इवन पॉइंट पे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान से समझ लोगे, घर पे जाके एक बार सुन लोगे तो एमसीक्यू भी आपके सारे अपने आप होते चले जाएंगे, चाहे आप एक्स्ट्रा कहीं से भी उठा के देख लेना, एमसीक्यू सारे निकल जाएंगे आपके, ठीक है। फिर आता है एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। सर यस हो सकता है। कब हो सकता है सर? व्हेन इनकम इज लेस देन कंजप्शन, या हम कह सकते हैं कि हमारी सेविंग्स क्या हो रही है सर? नेगेटिव हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारा एपीएस क्या हो जाएगा सर? नेगेटिव हो जाएगा। फिर आता है एपीएस राइजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। कहता है एपीएस राइजेस विद द इंक्रीज इन इनकम बिकॉज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि जैसे जैसे सर हमारी इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हमारी सेविंग्स भी क्या होती चली जाएंगी सर? बढ़ती चली जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा आपका एमपीएस। एमपीएस क्या बोलते हैं बेटा? द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग, यानी डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। सेम सेम चल रहा है अभी तक, अगर याद होना होता तो आपको याद भी हो चुका होगा काफी कुछ इसमें से, ठीक है। इसका शेड्यूल भी देखो, फिर से वही सेम डायग्राम बना, ठीक है। अब आओ इसके ऊपर, यहाँ पे ये बेटा आपके पास इनकम है, ये आपके पास सेविंग है, तो डेल्टा एस निकाल लिया आपने 0, -20 में से -40 गए 20, 0 में से गए 20, 20 में से गया 20, 40 में से 20 गए 20। ऐसे ही आपने डेल्टा वाई निकाल लेना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 0, 100, 100। भाई निकल कैसे रहा है ये देखो यहाँ पे, जिसको अभी भी नहीं क्लियर है ये। सर इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तो सबका डिफरेंस कितना आ गया सर? 100 आ गया। एमपीएस का फॉर्मूला होता है सर डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा, तो वैल्यू पुट कर दो आप, तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे ये वाले, ठीक है बच्चे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या याद रखने हैं? कहता है सिंस एमपीएस मेजर द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एमपीएस मींस दैट सेविंग कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। कहता है सेविंग कर्व जो बनता है वो हमेशा क्या बनता है सर? हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। एमपीएस वेराइज बिटवीन 0 to 1 if the entire additional income is saved, then MPS is equals to 1। सर हमारा एमपीएस है ना, वो एक ही कंडीशन में 1 हो सकता है। वो कंडीशन क्या है? वो एक्सेप्शन है, बेसिकली कंडीशन नहीं है कि सर जितना हमने कमाया वो सारा का सारा मैंने क्या कर दिया सर? सेविंग में डाल दिया, तो मेरा एमपीएस क्या कहलाएगा? उस कंडीशन में 1 कहलाएगा। सर however if the entire additional income is consumed, एमपीएस क्या हो जाएगा हमारा? 0। और उसका अपोजिट सोचूं मैं क्या, कि मैंने जितना कमाया और सारा का सारा क्या कर दिया? कंज्यूम कर दिया, तो मेरी सेविंग्स क्या हो जाएंगी? तो सर जब सेविंग 0 हो जाएंगी तो एमपीएस भी क्या हो जाएगा सर? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये जो मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन आता है 100%। यहाँ से छोड़ दो आप, मैं जो बता रहा हूँ उसको देख लेना अभी बस। देखो बच्चे इधर दो कंडीशंस आती हैं, यहाँ पे देखना, पहले अभी लिखना मत स्टार्ट करना। पहली आती है प्रूव दैट एपीएस प्लस एपीसी इज इक्वल्स टू 1। देखिए बेटा इधर एपीएस प्लस एपीसी इज इक्वल्स टू 1। एपीएस का फॉर्मूला क्या है? एस अपॉन में वाई। एपीसी का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन में टेकिंग अ एलसीएम। हमने यहाँ पे इसका क्या लिया? एलसीएम। तो सर यहाँ पे बचा हमारे पास y और ऊपर बच गया c प्लस एस या s प्लस सी। और सर y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? c प्लस एस। y का फॉर्मूला क्या होता है सर? c प्लस एस। तो सर इस s प्लस सी की जगह पे क्या रख सकता हूँ मैं? यहाँ पे y रख सकता हूँ। तो सर y से y क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल हो जाएगा, और किसके बराबर आ गया ये हमारा? 1 के बराबर आ गया। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सर, एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन में वाई, एपीसी का फॉर्मूला होता है, या इसको ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि आपको ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं इसको, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1। तो सर ये कितना हो गया? अब सी अपॉन वाई, और ये कितना हो गया सर? एस अपॉन, सर यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास ऊपर कितना बच गया? सी प्लस एस।
और सर c प्लस एस किसके बराबर होता है हमारा, y के बराबर होता है, तो इसकी जगह हम y पुट कर देते हैं, तो y से y कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया सर यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब आते हैं एक और प्रूफ करने के लिए आता है हमारे पास, वो आता है बच्चे यहाँ पे कि प्रूव दैट MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1। ये सारी चीजें फॉर्मूले में यूज होंगी अभी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। अब सर MPC का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, और सर MPS का फॉर्मूला था डेल्टा S अपॉन में डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 1। सर डेल्टा यहाँ पे भी हमने क्या लिया बच्चे, यहाँ पे दोबारा से LCM लिया, तो सर यहाँ पे बच गया मेरे पास डेल्टा वाई और ऊपर बच गया डेल्टा C प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है सर, बिकॉज y इज इक्वल्स टू डेल्टा S C प्लस S, therefore डेल्टा y इज आल्सो इक्वल्स टू डेल्टा C प्लस डेल्टा, तो सर डेल्टा y भी किसके बराबर होगा, डेल्टा C प्लस S के बराबर होगा। तो सर इस डेल्टा C प्लस S की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा यहाँ पे, डेल्टा y, और यहाँ पे भी कितना हो गया डेल्टा y से डेल्टा y कैंसिल, और आपका आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए कहता है व्हाट डज एपीएस स्टैंड फॉर इकोनॉमी, कहता है एपीएस जो है वो किस लिए स्टैंड करता है पल्लवी, सी एवरेज प्रोपेंसिटी टू स्पेंड, ठीक है गलत है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। एट व्हाट इनकम लेवल डज एपीएस बिकम जीरो, हर्षिता किस लेवल ऑफ इनकम पे एपीएस जो है वो जीरो हो जाएगा, ए व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू कंजप्शन, क्योंकि सर जब इनकम कंजप्शन के बराबर होगी तो सेविंग्स क्या हो जाएंगी हमारी, वहां पे जीरो हो जाएंगी। व्हाट इज द रेंज वैल्यू ऑफ एमपीएस, कहते हैं एमपीएस निकी ए 0 to 1। व्हाट डज एमपीएस स्टैंड फॉर, एमपीएस किसके लिए स्टैंड होता है परी, बी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, एपीसी और एपीएस के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है बेटा, कंजप्शन और सेविंग के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कंजप्शन और सेविंग कौन सा है, अरे लिंक कौन सा है कंजप्शन और सेविंग में, डायरेक्ट लिंक है, अच्छा बेटा नेगेटिव लिंक होता है, सुनो क्यों, क्योंकि अगर आप कंजप्शन को बढ़ाओगे तो सेविंग्स कम हो जाएंगी, कंजप्शन को कम करोगे तो सेविंग्स, तो कौन सा लिंक हुआ ये हमारा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव लिंक। तो सर जब उसमें नेगेटिव लिंक होता है तो एपीसी और एपीएस में भी कौन सा होगा सर हमारा, नेगेटिव लिंक होगा, सीधा सा लॉजिक है, कौन सा होगा सर हमारा, इनवर्सली लिंक्ड होगा यहाँ पे।